हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 8 विजेता स्नैप। हैरी एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। वो अदृश्य चोगे में पड़ा रहा। उसे एहसास हो रहा था उसकी नाक से गीला गर्म खून निकलकर चेहरे पर बह रहा है। उसके मन में हताशा भरा विचार आया, अगर कोई उसके कंपार्टमेंट में झांकेगा तो भी नहीं देख पाएगा, ना ही आवाज सुन पाएगा। सबसे अच्छी उम्मीद यही हो सकती है कि कोई चलकर अंदर आए और उसके ऊपर पैर रख दे। इस वक्त वहां पड़े पड़े हैरी मैलफॉय से जितनी नफरत कर रहा था उतनी उसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने खुद को कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति में डाल दिया था। वो अंतिम पदचापें खत्म हो रही थीं। अब बाहर अंधेरे प्लेटफॉर्म पर लोगों को चलने की आवाजें आ रही थीं। रॉन और हरमाइनी सोचेंगे वो उनके बिना ही ट्रेन से उतर गया है। हॉगवर्ट्स आने और बड़े हॉल में अपनी जगह पहुंचने के बाद, गरुड़द्वार टेबल पर इधर उधर देखने के बाद ही उन्हें एहसास होगा कि हैरी वहां नहीं है। लेकिन तब तक तो वो लंदन की तरफ आधी दूर पहुंच जाएगा। उसने आवाज या हुंकार निकालने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं था। फिर उसे याद आया डंबलडोर जैसे कुछ जादूगर बिना बोले मंत्र पढ़ सकते थे, इसलिए उसने अपनी छड़ी का आवाहन करने की कोशिश की जो उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। उसने मन ही मन कहा, आगमनो छड़ी। बोलने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसे झील के पास के पेड़ों के सरसराने की आवाज सुनाई दे रही थी और दूर कहीं किसी उल्लू के बोलने की भी, लेकिन किसी तरह की तलाशी का कोई नामो निशान नहीं था। ये सोचते समय वो खुद से थोड़ी नफरत कर रहा था। चिंतित आवाजें सोच रही होंगी हैरी पॉटर कहाँ चला गया। निराशा का भाव उस पर हावी हो गया। तभी ट्रेन को झटका लगा जिससे हैरी एक तरफ लुढ़क गया। अब वो छत के बजाय सीटों के धूल भरे निचले हिस्से की तरफ घूर रहा था। इंजन के दोबारा चालू होने से छत कांपने लगी। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस बाहर जा रही थी। फिर उसे महसूस हुआ किसी ने उसके अदृश्य चोगे को उसके ऊपर से हटा दिया था। एक आवाज आई, अरे हैरी। लाल रोशनी की झलक दिखी। हैरी का शरीर सामान्य हो गया। वो अधिक सम्मानजनक स्थिति में आ गया। टोंक्स उसके अदृश्य चोगे को पकड़े खड़ी थी जिसे उसने अभी अभी खींचा था। बेहतर होगा हम जल्दी से यहाँ से निकल चलें, टोंक्स ने कहा। ट्रेन की खिड़कियां धुएं के कारण धुंधली हो रही थी। चलो कूदते हैं। हैरी तेजी से गलियारे में उसके पीछे चला। टोंक्स ने ट्रेन का दरवाजा खोला, प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। जो ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के कारण नीचे फिसलता दिख रहा था, हैरी ने भी छलांग लगा दी। उसके पैर प्लेटफॉर्म से टकराए तो वो लड़खड़ाया, लेकिन जल्दी ही सीधा खड़ा हो गया। रात की ठंडी हवा उसकी दुखती नाक को राहत दे रही थी। टोंक्स उसे देख रही थी। हैरी को इस बात पर गुस्सा और शर्म आ रही थी कि टोंक्स ने उसे इतनी मूर्खतापूर्ण स्थिति में देखा था। टोंक्स ने चुपचाप उसे अदृश्य चोगा थमा दिया। ये किसने किया? ड्रैको मैलफॉय ने, हैरी ने कटुता से कहा। कोई बात नहीं, टोंक्स ने बिना मुस्कुराए कहा। अंधेरे में हैरी को दिख गया कि उसके बाल चूहे के रंग जैसे थे। वो उतनी ही दुखी दिख रही थी जितनी रॉन के घर पर हुई पिछली मुलाकात के समय थी। अगर तुम स्थिर खड़े हो जाओ तो मैं नाक ठीक कर सकती हूँ। हैरी को यह विचार ज्यादा आकर्षक नहीं लगा। वो मैडम पॉम्फ्री के पास जाना चाहता था जिनके उपचारक मंत्रों पर उसे भरोसा था, लेकिन इस वक्त ऐसा कहना बदतमीजी होती, इसलिए वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और उसने आंखें बंद कर लीं। अंग पूर्ववत, टोंक्स ने कहा। हैरी की नाक पहले से बहुत गर्म और फिर ठंडी लगने लगी। उसने एक बार हाथ उठाया, हल्के से छू कर देखा। ये ठीक हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतर है तुम चोगा पहन लो, हम स्कूल तक पैदल चलते हैं, टोंक्स ने कहा। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। जैसे ही हैरी ने खुद पर चोगा डाला, टोंक्स ने छड़ी लहरा दी। चांदी जैसे रंग का एक बड़ा सा 4 पैरों वाला प्राणी निकला और अंधेरे में उड़ने लगा। क्या ये पितृदेव था? हैरी ने पूछा, जिसने डंबलडोर को इस तरह संदेश भेजते देखा था। हाँ, मैं महल तक संदेश भेज रही हूँ कि तुम मेरे साथ हो, वरना वो चिंता करेंगे। चलो, बेहतर होगा हम समय न बर्बाद करें। वे उस सड़क की तरफ चल दिए जो स्कूल तक जाती थी। तुमने मुझे कैसे खोजा? मैंने देखा कि तुम ट्रेन से नीचे नहीं उतरे हो। मैं जानती थी तुम्हारे पास चोगा है। मैंने सोचा तुम किसी कारण से छुपे होगे। जब मैंने उस कंपार्टमेंट के ब्लाइंड्स नीचे गिरे हुए देखे तो मैंने उसमें जांच करने की सोची। हैरी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? टोंक्स बोली, अब मुझे स्कूल की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हॉग्समीड में तैनात किया गया है। क्या सिर्फ तुम्हें ही तैनात किया गया है या नहीं? प्राउडफुट, सैवेज और डॉलिश भी यही हैं। डॉलिश? वो औरत जिसने पिछले साल डंबलडोर पर हमला किया था? हाँ, वही। वो अंधेरी वीरान सड़क पर चलते रहे जिस पर गाड़ियों ने अभी अभी निशान बनाए थे। हैरी ने अपने चोगे के नीचे से टोंक्स को कनखियों से देखा। पिछली बार वो बहुत उत्सुक थी और खुलकर हंसती थी, हंसी मजाक करती थी। अब वो बहुत गंभीर और उद्देश्यपूर्ण लग रही थी।
क्या ये सब मंत्रालय में हुई घटना का असर था? उसे हरमाइनी की बात याद आ गई कि वो खुद को सीरियस की मौत का जिम्मेदार मानती है। उसे लगा कि उसे टोंक्स को तसल्ली देना चाहिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। वो सीरियस की मौत के लिए उसे कतई दोष नहीं देता था, ये किसी की गलती नहीं थी। अगर किसी की गलती थी तो हैरी की थी, लेकिन वो सीरियस के बारे में बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ठंडी रात में खामोशी से चलते रहे। टोंक्स का लंबा चोगा उसके पीछे पीछे जमीन पर घिसटता रहा। हमेशा गाड़ी से वहां तक यात्रा करने के कारण हैरी को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि हॉगवर्ट्स हॉग्समीड स्टेशन से कितनी दूर था। बड़ी राहत के साथ उसने आखिरकार देखा, गेट के दोनों सिरों पर ऊंचे खंभे थे जिनके ऊपर पंखदार वाराह लगे हुए थे। उसे ठंड लग रही थी, भूख लग रही थी। वो इस नई उदास टोंक्स से दूर पहुंचने के लिए बेताब था, लेकिन जब उसने गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि गेट जंजीर से बंधा था और बंद था। अल्लाह मोरा, उसने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह मंत्र इस पर काम नहीं करेगा, डंबलडोर ने खुद इस पर जादू किया है, टोंक्स ने कहा। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसने सुझाव दिया, मैं दीवार पर चढ़ जाता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सभी दीवारों पर घुसपैठ विरोधी मंत्र हैं। इस गर्मियों में सुरक्षा 100 गुना बढ़ा दी गई है। तो फिर? हैरी इस बात पर चिढ़ने लगा था कि वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि मुझे यहीं सोना पड़ेगा और सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। कोई तुम्हें लेने आ रहा है, देखो। महल के पास एक लालटेन लहरा रही थी। हैरी देखकर खुश हुआ। उसे लगा देर से आने पर फिल्च की आलोचना को भी झेल लेगा, जिसमें फिल्च ये कहेगा कि नियमित रूप से सजा देने के कारण वो अपना समय पर आना सीख पाएगा। जब चमकती पीली रोशनी उनसे 10 फुट दूर थी और हैरी ने अपना अदृश्य चोगा उतार दिया था, तब जाकर उसने शुद्ध नफरत के एहसास के साथ देखा, आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चिपचिपे बालों वाले सेवरस स्नैप थे। स्नैप ने छड़ी निकालकर ताले पर एक बार ठोकी, जिससे जंजीरें हट गईं। दरवाजा चर्र की आवाज से खुल गया। निम्फाडोरा, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पॉटर मेरे हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है, टोंक्स ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। मैं अपना संदेश हैग्रिड तक पहुंचाना चाहती थी। पॉटर की ही तरह हैग्रिड को भी टर्म के शुरुआती जश्न में पहुंचने में देर हो गई है। संदेश मैंने ले लिया। स्नैप हैरी को निकलने की जगह देने के लिए पीछे हटकर खड़े हो गए। वैसे तुम्हारे नए पितृदेव को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। उन्होंने जोरदार धमाके के साथ गेट टोंक्स के मुंह पर बंद कर दिया, जंजीरों पर अपनी छड़ी ठोंकी, जिससे वो अपनी जगह पर आ गए। मुझे लगता है तुम्हारा पुराना वाला पितृदेव ज्यादा अच्छा था, स्नैप ने कहा। उनकी आवाज में दुर्भावना साफ झलक रही थी। नया वाला कमजोर लगता है। स्नैप ने हैरी की तरफ लालटेन लहराई तो हैरी ने एक नजर में देख लिया कि टोंक्स के चेहरे पर सदमे और गुस्से का भाव था। फिर वो अंधेरे में खो गई। गुड नाइट, हैरी ने टोंक्स से कहा जब वो स्नैप के साथ स्कूल की तरफ जाने लगा। धन्यवाद हर चीज के लिए। मिलते हैं हैरी। स्नैप कुछ नहीं बोले। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से नफरत की जोरदार लहरें निकल रही थीं। यह अविश्वसनीय था कि स्नैप को जलने का एहसास नहीं हो रहा था। पहली मुलाकात से ही वो स्नैप से नफरत करता था। स्नैप को वो कभी माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि सीरियस के प्रति उनका नजरिया बहुत खराब था। डंबलडोर चाहे जो भी कहें, हैरी पूरी गर्मियों में सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि स्नैप के तानों की वजह से सीरियस उस रात मंत्रालय गया था, जहां उसकी मौत हो गई। हैरी के सामने ही स्नैप ने सीरियस से कहा था कि वो घर में सुरक्षित छिपा बैठा है, जबकि माया पंछी के समूह के बाकी सदस्य वोल्डेमार्ट से लड़ रहे थे। हैरी ने अपनी इस राय को पुख्ता कर लिया, क्योंकि वो स्नैप को दोष दे सकता था जो संतुष्टिदायक था। इसलिए भी क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी व्यक्ति को सीरियस की मौत का अफसोस नहीं है तो वो यही आदमी है जो अंधेरे में उसके साथ चल रहा है। देर से आने के लिए गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम और 20 पॉइंट तुम्हारी मगलू पोशाक के लिए। देखो, मुझे याद नहीं है कि किसी हाउस ने टर्म की शुरुआत ही नकारात्मक स्कोर से की हो। अभी तो पुडिंग भी शुरू नहीं हुई है। पॉटर, तुमने रिकॉर्ड बना दिया। स्नैप ने आगे कहा, चूंकि कोई उड़ने वाली कार नहीं मिली, इसलिए तुमने फैसला किया कि बड़े हॉल में आधे जश्न के दौरान दाखिल होने से नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। हैरी खामोश था। उसे लग रहा था कि उसका सीना फटने वाला है। वो जानता था कि स्नैप उसे इसलिए लेने आए थे ताकि कुछ मिनट तक वो सबकी नजरों से दूर उसे
सता सकें, यातना दे सकें। वो दोनों आखिरकार महल की सीढ़ियों तक पहुंच गए और बलूत की लकड़ी का सामने वाला दरवाजा खुल गया। हैरी मुड़ा और सीधे खुले दरवाजे की तरफ चला गया। वो स्नैप से दूर होने के लिए कुछ भी कर सकता था। बड़े हॉल में 4 लंबी हाउस टेबलें लगी थी। ऊपर की तरफ स्टाफ टेबल थी। बड़ा हॉल हमेशा की तरह तैरती हुई मोमबत्तियों से सजा था, जिसमें नीचे की प्लेटें चमक रही थीं। बहरहाल हैरी के लिए ये एक धुंधली झलक थी, क्योंकि वो इतनी तेजी से चला कि विद्यार्थियों को घूरने का मौका मिलने से पहले ही वो बेंचों के बीच तेजी से रॉन और हरमाइनी की तरफ गया और उनके बीच जगह बनाकर बैठ गया। तुम कहाँ? ओह, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? रॉन ने उसे देखते हुए कहा। आसपास के लोग उसी की तरफ देख रहे थे। क्यों? इसमें क्या गड़बड़ है? हैरी ने एक चम्मच उठाकर अपना विकृत प्रतिबिंब देखा। तुम खून में लथपथ हो। यहां आओ, हरमाइनी बोली। उसने छड़ी उठाई और बोली, लुप्तो। सूखा हुआ खून फौरन गायब हो गया। धन्यवाद, हैरी अपने साफ हो चुके चेहरे को छूते हुए बोला। मेरी नाक कैसी दिख रही है? सामान्य है। वो कैसी दिखनी चाहिए थी? हैरी, क्या हुआ था? हम तो चिंता में पड़ गए थे। मैं बाद में बताऊंगा, हैरी ने रूखे स्वर में कहा। उसे पता था कि जिनी, नेविल, डीन और सीमस सुन रहे थे, यहाँ तक कि गरुड़द्वार का भूत लगभग सिरकटा निक भी चोरी से बात सुनने के लिए उड़कर बेंच पर आगे आ गया था। लेकिन अभी नहीं हरमाइनी, हैरी ने जोर देकर कहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो सब सोच रहे होंगे कि वो कोई बहादुरी का काम करके आ रहा होगा, जिसमें प्राण भक्षी और दम पिशाच शामिल होंगे। जाहिर है मेल्फॉय इस कहानी का खूब प्रचार करेगा। उसने रॉन के पार हाथ बढ़ाकर चिकन की टांग और मुट्ठी भर चिप्स उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें ले पाता वो गायब हो गई और उनकी जगह पुडिंग आ गई। तुम चुनने की रस्म नहीं देख पाए, हरमाइनी ने कहा, जब रॉन ने एक बड़े चॉकलेट गेट ट्यूब की तरफ झपट्टा मारा। टोपी ने कोई दिलचस्प बात कही? हैरी ने ट्रिकल टॉर्ट का एक टुकड़ा उठाते हुए पूछा। वही पुरानी बातें। दुश्मनों के सामने एकता की सलाह। डंबलडोर ने वोल्डेमार्ट का कोई जिक्र किया? अभी तक तो नहीं। वो महत्वपूर्ण भाषण हमेशा डिनर के बाद के लिए बचा कर रखते हैं, है ना? वो अब बोलने वाले होंगे। स्नैप ने कहा, हैग्रिड को जश्न में देर हो गई थी। तुमने स्नैप को देखा था? कैसे? उनसे टकरा गया था, हैरी ने बचते हुए कहा। हैग्रिड को बस कुछ ही मिनट की देर हुई थी। देखो हैरी, वो तुम्हारी तरफ हाथ हिला रहा है। हैरी ने स्टाफ टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड को देखकर मुस्कुराया, जो उसे देखकर हाथ हिला रहा था। हैग्रिड कभी भी गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख प्रोफेसर मैकगोनागल जितना गरिमापूर्ण दिखने में कामयाब नहीं हुआ था, जिनके सिर का ऊपरी हिस्सा हैग्रिड की कोहनी और कंधे के बीच तक आता था। प्रोफेसर मैकगोनागल हैग्रिड के पास ही बैठी थी और इस उत्साहपूर्ण अभिवादन को नापसंदगी से देख रही थी। हैरी को देखकर हैरानी हुई कि ज्योतिष की टीचर प्रोफेसर ट्रेलोनी वहां पर थी, जो हैग्रिड की दूसरी तरफ बैठी थी। वो अपने टावर रूम से बहुत कम निकलती थी। उसने उन्हें टर्म के शुरुआती जश्न में पहले कभी नहीं देखा था। वो पहले जितनी अजीब दिख रही थी, मन को से चमक रही थी। उनकी शॉल पीछे लहरा रही थी। चश्मे के कारण उनकी आंखें बड़ी बड़ी लग रही थी। उन्हें हमेशा धोखेबाज मानने वाले हैरी को पिछले टर्म के अंत में ये जानकर सदमा लगा था कि उन्होंने ही वो भविष्यवाणी की थी जिसकी वजह से लॉर्ड वोल्डेमार्ट ने हैरी के माता पिता की हत्या की थी और हैरी पर हमला किया था। तो प्रोफेसर स्लगहॉर्न क्या चाहते थे? हरमाइनी ने पूछा। वो जानना चाहते थे कि मंत्रालय में दरअसल क्या हुआ था। बाकी लोग भी सब यही जानना चाहते थे, हरमाइनी सांस खींचते हुए बोली। लोग हमसे ट्रेन में पूछ रहे थे, है ना रॉन? हाँ, सब जानना चाहते हैं कि क्या तुम सचमुच चुनिंदा जादूगर हो। इस विषय पर भूतों में काफी बातचीत हुई है, लगभग सिरकटे निक ने बीच में दखल देते हुए कहा और हैरी की तरफ से झुका दिया। मुझे पॉटर का विशेषज्ञ माना जाता है। सभी जानते हैं कि हमें दोस्ती है। बहरहाल मैंने भूत समुदाय को आश्वस्त किया है कि मैं जानकारी हासिल करने के लिए तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैंने उनसे कहा है, हैरी पॉटर जानता है कि वो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकता है और गोपनीय बातें बता सकता है। मैं उसके साथ विश्वासघात करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुम तो पहले ही मर चुके हो, रॉन ने कहा। एक बार फिर तुमने भोतरी कुल्हाड़ी जितनी संवेदनशीलता दिखाई है, लगभग सिरकटे निक ने आहत स्वर में कहा। हवा में उड़कर गरुड़द्वार टेबल के दूर वाले सिरे पर पहुंच गया।
तभी डंबलडोर स्टाफ टेबल पर उठकर खड़े हो गए। बातचीत की आवाजें लगभग तत्काल खत्म हो गईं। गुड इवनिंग, उन्होंने चौड़ी मुस्कान से कहा, बाहें फैला दी जैसे पूरे हॉल को गले लगाना चाहते हों। आह, उनके हाथ को क्या हुआ? हरमाइनी ने आ भरी। इस तरह सिर्फ हरमाइनी का ही नहीं बल्कि बहुत सारे विद्यार्थियों का ध्यान चला गया। डंबलडोर का दायां हाथ उतना ही काला और मुर्दा दिख रहा था जितना उस रात को जब वो हैरी को डजली परिवार के यहाँ से लेकर आए थे। पूरे हॉल में काना फूसी होने लगी। डंबलडोर सही अनुमान लगाते हुए मुस्कुरा दिए। अपनी बैगनी सुनहरी आस्तीन हिलाकर अपनी चोट ढक ली। उन्होंने हवाई अंदाज में कहा, चिंता करने की बात नहीं है। अब हमारे नए विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारे पुराने विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जादुई शिक्षा का एक और साल आपका इंतजार कर रहा है। जब मैं गर्मी में उनसे मिला था तब भी उनका हाथ ऐसा ही था, हैरी ने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा। मुझे लगा था उन्होंने इसे ठीक कर लिया होगा या मैडम पॉम्फ्री ने ठीक कर दिया होगा। ऐसा लगता है जैसे ये बेजान हो गया है। हरमाइनी ने अपने चेहरे पर बुरा भाव लाते हुए कहा, कुछ घाव कभी ठीक नहीं हो सकते, पुराने शाप और कुछ जहरों का कोई तोड़ नहीं होता। और हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझसे कहा है कि वीजली जादूगरी दुकान से खरीदे गए सभी सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध है। जो लोग अपने हाउस की क्विडिच टीम में खेलना चाहते हैं वो हमेशा की तरह अपने हाउस प्रमुख को नाम दे दें। हम लोग नए क्विडिच कमेंटेटर की तलाश कर रहे हैं। जो लोग कमेंटेटर बनना चाहते हैं वो भी अपने हाउस प्रमुख को नाम दे दें। हमें इस साल स्टाफ के एक नए सदस्य का स्वागत करने में खुशी हो रही है, प्रोफेसर स्लग हॉर्न। स्लग हॉर्न खड़े हो गए। उनका गंजा सिर मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। बड़े वेस्ट कोट वाली तोंद के कारण नीचे की टेबल अंधेरे में दिख रही थी। मेरे पूर्व सहयोगी हैं जो जादुई काढ़े के टीचर और अपने पुराने पद पर दोबारा काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। जादुई काढ़े, जादुई काढ़े, ये शब्द पूरे हॉल में गूंजने लगे। जैसे विद्यार्थियों को यकीन नहीं हुआ उन्होंने सही सुना है। जादुई काढ़े? रॉन और हरमाइनी ने एक साथ हैरी को घूरते हुए कहा, लेकिन तुमने तो कहा था। इस दौरान प्रोफेसर स्नैप, डंबलडोर ने अपनी आवाज ऊंची कर ली ताकि बुदबुदाहटों के ऊपर स्पष्ट सुनाई दे सके, गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर का कार्यभार संभालेंगे। नहीं, हैरी इतनी जोर से बोला कि कई सिर उसकी दिशा में घूम गए। उसे परवाह नहीं थी। वो गुस्से से स्टाफ टेबल की तरफ घूर रहा था। इतने समय के बाद आखिर स्नैप को गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या वर्षों से सबको पता नहीं था इस काम के लिए डंबलडोर उनको भरोसेमंद नहीं मान रहे थे? हरमाइनी ने कहा, लेकिन हैरी तुमने तो कहा था कि स्लग हॉर्न गुप्त कलाओं से रक्षा विषय पढ़ाएंगे। मुझे ऐसा ही लगा था, हैरी ने कहा और डंबलडोर की बातें याद करने के लिए दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आया डंबलडोर ने उसे ये कभी नहीं बताया था कि स्लग हॉर्न कौन सा विषय पढ़ाएंगे। डंबलडोर के दाईं तरफ बैठे स्नैप अपने नाम के जिक्र पर खड़े नहीं हुए। उन्होंने बस एक हाथ उठाकर नाग शक्ति की टेबल पर बजती तालियों को स्वीकार किया। बहरहाल हैरी को यकीन था, उसे उनके चेहरे पर विजय का भाव दिख रहा था जिससे वो नफरत करता था। एक चीज अच्छी है, स्नैप इस साल के बाद यहां से चले जाएंगे, उसने भयंकर गुस्से से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? रॉन ने पूछा। ये पद शापित है। कोई भी एक साल से ज्यादा रुक नहीं पाया है। क्विरेल इसी पद पर रहते रहते मर गया था और मैं यही चाहता हूं कि अब इस विषय का एक और टीचर मर जाए। हैरी, हरमाइनी ने सदमे और हिकारत से कहा, हो सकता है इस साल के बाद वो दोबारा जादुई काढ़े का विषय पढ़ाने लगें। हो सकता है स्लग हॉर्न ज्यादा समय तक ना पढ़ाना चाहें जैसे मूडी नहीं चाहते थे, रॉन ने तर्कपूर्ण ढंग से कहा। डंबलडोर ने गला साफ किया। सिर्फ हैरी, रॉन और हरमाइनी ही बातें नहीं कर रहे थे। स्नैप की दिली हसरत आखिरकार पूरी हो गई थी। ये खबर सुनकर पूरे हॉल में बातचीत की भन भन होने लगी थी। अब जैसा कि हॉल में बैठा हर व्यक्ति जानता है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसके साथी एक बार फिर स्वतंत्र और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। डंबलडोर के शब्दों से हॉल में छाई खामोशी तनावग्रस्त हो गई। हैरी ने मेलफॉय की तरफ देखा। मेलफॉय डंबलडोर की तरफ नहीं देख रहा था बल्कि अपनी छड़ी से अपने कांटे को हवा में उठा रहा था, जैसे उसकी नजरों में हेडमास्टर के शब्द महत्वहीन हों। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है और हॉगवर्ट्स में हम सभी को सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए।
गर्मियों में महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नए और ज्यादा सशक्त सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हमें इसके बावजूद किसी विद्यार्थी या टीचर की लापरवाही से होने वाले खतरों से सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके टीचर्स आपको जो भी सुरक्षात्मक सलाह दें उनका पालन करें, चाहे उससे आपको कितनी भी दिक्कत हो। खासकर ये नियम कि आपको रात में कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपका ध्यान महल के भीतर या बाहर किसी अजीब या संदिग्ध चीज की तरफ जाए तो तत्काल किसी स्टाफ को बताएं। मुझे भरोसा है आप अपनी और सबकी सुरक्षा के खातिर हमेशा सही आचरण करेंगे। डंबलडोर की नीली आंखें विद्यार्थियों पर घूमी और वो फिर मुस्कुरा दिए। लेकिन अब आपके पलंग इंतजार कर रहे हैं, वो उतने ही गर्म और आरामदेह हैं जिसकी आप उम्मीद कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ कल आप क्लासों में पहुंचने के लिए आराम करना चाहेंगे, इसलिए गुड नाइट कहने का समय आ गया है। पिप पिप। हमेशा की तरह कान फोड़ू शोर हुआ। बेंचें पीछे खिसकी। सैकड़ों विद्यार्थी हॉल से निकलकर अपने हाउस के हॉल की तरफ जाने लगे। हैरी आंखें फाड़कर देखती भीड़ के साथ जाने की जल्दी में नहीं था, इसलिए वो पीछे रुककर अपने जूते के लैस बांधने का नाटक करता रहा। उसने ज्यादातर गरुड़ द्वार वालों को अपने से आगे निकल जाने दिया। हरमाइनी ने आगे बढ़कर प्रीफेक्ट का कर्तव्य निभाया और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को अपने साथ ले गई, लेकिन रॉन हैरी के पास रुका रहा। तुम्हारी नाक को क्या हुआ था? हैरी ने उसे बता दिया। ये उनकी दोस्ती का मजबूती का सबूत था कि रॉन ये सुनकर नहीं हंसा। रॉन कटु स्वर में बोला, मैंने मेलफॉय को नाक के बारे में कोई नाटक करते देखा तो था। देखो, उसकी परवाह मत करो, जरा सुनो तो सही। वहां मेरे होने का पता चलने से पहले वो क्या कर रहा था? हैरी को उम्मीद थी कि मेलफॉय की बातें सुनकर रॉन स्तब्ध रह जाएगा, लेकिन रॉन जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। छोड़ो भी हैरी, वो तो सिर्फ पार्किंसन के सामने शान झाड़ रहा होगा। तुम जानते हो कौन उसे कौन सा काम देगा। तुम्हें कैसे पता कि वोल्डेमॉर्ट को हॉगवर्ट्स में किस काम के लिए किसकी जरूरत है? ये पहली बार नहीं होगा। हमें लगता है तुम्हें नाम नहीं लेना चाहिए हैरी। उन्हें पीछे से एक झिड़की सुनाई दी। हैरी ने मुड़कर देखा। हैग्रिड अपना सिर हिला रहा था। हैरी ने जिद में कहा, डंबलडोर भी तो नाम लेते हैं। देखो, वो डंबलडोर हैं, है ना? हैग्रिड ने रहस्यमय अंदाज में कहा। तो तुम्हें देर कैसे हो गई हैरी? हम चिंता कर रहे थे। ट्रेन में रुका रह गया था, हैरी ने कहा। हम ग्रॉब के साथ थे, वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। उसे अब पहाड़ों में नया घर मिल गया है। डंबलडोर ने इसे तय कर दिया है। बड़ी अच्छी गुफा है। वो वहां जंगल से ज्यादा खुश है। हम बढ़िया बातचीत कर रहे थे। सचमुच? हैरी ने कहा, जिसने रॉन की तरफ नहीं देखने की कोशिश की। जब वो हैग्रिड के सौतेले भाई से आखिरी बार मिला था तो वो एक दुष्ट दानव था जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ने में माहिर था और जिसकी शब्दावली में 5 शब्द थे जिनमें से 2 का वो सही उच्चारण नहीं कर सकता था। ओह हाँ, वो सचमुच सुधर गया है। तुम लोगों को हैरानी होगी। हम सोच रहे हैं कि उसे अपना असिस्टेंट बनने का प्रशिक्षण दे दें। रॉन ने जोर से सांस खींची, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे छींक आई हो। वो लोग अब बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास खड़े थे। खैर, तुमसे कल मिलते हैं। लंच के ठीक बाद पहली क्लास है, जल्दी आ जाओ। तो बक, मेरा मतलब है विदर विंग्स से हेलो कह सकते हो। अलविदा करने के लिए खुशनुमा अंदाज में हाथ उठाते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। हैरी और रॉन एक दूसरे की तरफ देखते रहे। हैरी समझ गया था कि रॉन के दिल में भी वही डूबता एहसास हो रहा है जो उसके दिल में था। तुम जादुई प्राणियों की देखभाल विषय ले रहे हो? रॉन ने अपना सिर इनकार में हिला दिया। और तुम? हैरी ने भी अपना सिर इनकार में हिला दिया। और हरमाइनी भी नहीं? रॉन ने पूछा। हैरी ने अपना सिर एक बार फिर इनकार में हिला दिया। उसे ये सोचना अच्छा नहीं लगा कि जब हैग्रिड को पता चलेगा कि उसके 3 प्रिय विद्यार्थियों ने उसका विषय छोड़ दिया है तो वो क्या करेगा।